इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। जलगांव सहित समूचे महाराष्ट्र भर में अभी जो चुनाव हुए थे नगर परिषद और नगर पंचायत के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत तो मिली है, लेकिन सीख भी मिली है, ऐसा लोगों का मानना है। और इस बारे में ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप जी तिवारी हैं हमारे साथ देशदूत के संपादक हैं हेमंत जी अलोने। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में तो है ही, जलगांव में क्या माहौल है। जलगांव जो अब आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं जलगांव शहर में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है हम सभी के लिए। तो जो कुछ भी अभी नतीजा आया है उसमें जलगांव महानगर पालिका में क्या इसका असर पड़ेगा, ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत जी अलोने से। सर, इंडिया अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी जो चुनाव का रिजल्ट निकला है कल के दिन, उसको कैसे देखते हैं आप हर पार्टी की तरफ से? कल जो रिजल्ट आया है नगर पालिका के और नगर पंचायत के, वो भाजपा के लिए वैसे कि अपन कहे तो अच्छा रिजल्ट है, लेकिन दो तीन जगह अपन जब देखते हैं कि एक तो मुक्ताई नगर है, दूसरा भुसावल है, इसमें दोनों तीनों जगह पे भाजपा को काफ़ी सीख मिली है। आपण ज्याला मराठीत म्हणतो की प्रत्येक लढाईतून माणसाला काही ना काही शिकलं पाहिजे। तर कालचा जो निकाल लागलेला आहे, या निकालातून भाजपाने खूप शिकलं पाहिजे। कारण ज्या पद्धतीने आज आपण जर बघितलं की म्हणजे ग्रामपंचायतीपासून तर दिल्लीपर्यंत भाजपा असं सर्वत्र वातावरण आहे। एक तर हे वातावरण असल्यामुळे विषय असा होतो की एक समीकरण असं झालेलं आहे, ते खरं खोटं ज्याचं त्याचं वेगळं व्यक्तिमत्व वेगळं असू शकतं, परंतु भाजपाचं तिकीट आपल्याला मिळालं तरच आपण काम करू शकू आणि तरच आपलं म्हणजे तो वार्ड असेल, लोकसभा मतदारसंघ असेल, विधानसभा मतदारसंघ असेल, असा एक समज तयार झालेला आहे। बरोबर। याच्यामध्ये आपण असं बघू शकतो की विरोधी पक्षाला मागच्या काही वर्षांमध्ये एक परिस्थिती होती की विरोधी पक्षाला एक किंमत होती आणि एकदा तो माणूस लोकांमधून निवडून आला की तो एक तर नगरसेवक असायचा, आमदार असायचा, खासदार असायचा, तर विरोधी याचं मताचा आदर करून त्याच्या ज्या लोकांनी त्याला निवडून दिलेला आहे तर त्याचे कामं कधी अडत नव्हते। मात्र आता थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने आपलं राजकारण समाजकारण एकंदर जात आहे, त्यामुळे लोकांमध्ये पण एक जो समज असा आहे की मला भाजपचं तिकीट मिळालं तरच माझ्या वार्डात मी विकास करू शकेल, तरच मला पैसे निधी मिळेल आणि मग मी माझं नाव इथं वाढू शकेल, असा सगळा विचार असल्यामुळे आपण आता सध्या ज्या महापालिका निवडणुका आपल्या येऊ घातलेल्या आहेत त्याच्यात पण आपण काय बघतो आहोत की तिथे भाजपाकडेच सगळी गर्दी जाते आहे। म्हणजे इतर पक्षाच्या मानाकडे जर आपण बघितलं तर ते त्यांचे इच्छुक आणि भाजपाचे, म्हणजे भाजपाकडे किमान एकेका वार्डासाठी 2-2, 4-4 नावं आहेत आणि बाकीच्याकडे ती परिस्थिती नाही आहे। तर ही जी मानसिकता एक तयार झालेली आहे की अति कॉन्फिडन्समुळे, ती आणि जी तयार केली गेलेली आहे, तयार झाली आहे म्हणण्यापेक्षा ती तयार केली गेलेली आहे, तर कुठेतरी हे बदललं पाहिजे। ही विचारधारा मानसिकता जी आहे ही की राजकारणामध्ये आणि लोकशाहीमध्ये ज्या पद्धतीने सत्ताधारी आहे त्याच पद्धतीने विरोधक पण आहे आणि विरोधक असला तरच सत्तेला किंमत आहे। तर विरोधच तुमचा राहिला नाही कुठे तर मग सगळं आलबेल विषय होईल। अब बात करते हैं दिलीप तिवारी सर से। सर, आपके दृष्टिकोण में जलगांव में अभी आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव में, उसमें परिस्थितियां क्या रहेगी? भाजपा ने कल अपना डंका तो बजाया है कहीं ना कहीं, लेकिन वास्तविक में परिस्थितियां अभी कैसी रहेगी आपके हिसाब? कैसा है कि पहले तो आप तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। जब चुनाव का हम सभी बातों में विचार करते हैं तो देखिए कि जलगांव जिले में 2 लोकसभा के मतदार संघ है, वहाँ पे दोनों सांसद जो है वो भाजपा के हैं। 11 विधानसभा के मतदार संघ है, वहाँ पे एक भी विरोध में नहीं है। जो सभी वहाँ पे पार्षद है वो सभी
महायुति के हैं सारे विधायक और विधायक महायुति के हैं। और उसके बाद अब स्थानिक स्वराज्य के जो चुनाव है वो हो रहे हैं। तो जहाँ पर सांसद, पार्षद, विधायक ये सभी अगर भाजपा के हैं तो भाजपा के लिए ये जिला एक बहुत अच्छी जगह है कि जहाँ पर वो किसी को भी अगर भाजपा यहाँ पर पत्थर को खड़ा कर दे तो वो भी चुन के आ सकता है, ऐसा एक चित्र यहाँ पर था। किंतु इस चुनाव में, नगर पालिका और नगर पंचायत की चुनाव में भाजपा का लिए एक बहुत बड़ा सबक ये निकला है कि 20 जो जगह थी टोटल, उसमें से मात्र 9 जगह वो जीत पाए हैं और 11 जगह पे उनका एक तो कुछ कर नहीं पाए या उनके पर जो उम्मीदवार थे वो गिर गए। अब ये सामने आने के बाद जब आप सत्ता में है, अलोनी जी ने बताया कि गली से लेके तो दिल्ली तक आपकी सत्ता है, आपके टिकट के लिए लोग गर्दी कर रहे हैं, और ऐसा होने के बावजूद जब आप 11 जगहों पर कुछ नहीं कर पाते या वहाँ पर आप पराभूत हो जाते तो आगे का जो चुनाव है महानगर पालिका, उसके लिए भाजपा ने कुछ सीखना जरूरी है। जैसे कि नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में भाजपा ने जो उम्मीदवार दिए उनके बारे में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की लोगों की तकरार थी। जैसे अब हम देखते हैं कि हर तालुके में रेती हो गया, सट्टा हो गया, शराब हो गई, इसके कोई ना कोई ठेकेदार हैं और वो सारे ठेकेदार कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हैं। अब जब इसी प्रकार के उम्मीदवार जब आप देते हो तो फिर आपको जो आपका जीत का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं फिर आपके विरोध में हो जाता है और आप मतदार जो है जो उसको सबक सिखाते हैं। अब जलगांव में अगर हम देखें तो नगर पालिका का जो चुनाव है उसके लिए 19 प्रभाग है और उसमें से 75 नगर सेवक चुन कर आने वाले हैं। अब भाजपा की जो पिछली बॉडी थी 1 साल पीछे की, क्योंकि 1 साल से हमारे यहाँ पर प्रशासक है, तो उसमें 75 में से 57 जो नगर सेवक थे वो बीजेपी के थे। लेकिन बीजेपी के अंतर्गत जो कलह है उसमें 27 नगर सेवक फिर से शिवसेना में चले गए। अब वैसे देखें तो अब भाजपा के पास अब सिर्फ 30 जगह है जो पिछले उम्मीदवार उनके पास है और भाजपा को करीबन 40 जगहों के ऊपर नए उम्मीदवार देना है, क्योंकि जो लोग भाग गए थे उनको तो वापस टिकट मिलेंगे नहीं। अब जब 40 उम्मीदवार आपको नए देना है और 27 में से जो उम्मीदवार अपने प्रभाग में कभी चेहरा बताते नहीं थे, किसी प्रकार के काम करते नहीं थे, ऐसे लोगों को भी बाजू में रखना है, तो भाजपा को करीबन 75% उम्मीदवार अच्छे से नए से देना जरूरी है। अब जब भाजपा इस पद्धति से उनके उम्मीदवार अगर निकालेगी तो जलगांव में भाजपा के लिए फिर से परिस्थिति अच्छी हो सकती है। जबकि अगर यहाँ पर शिवसेना ठाकरे गुट के लोग अगर ये उम्मीदवार का चयन करते वक्त अगर कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करते हैं तो पिछले चुनाव में भाजपा के सामने जो शिवसेना के 15 लोग चुन के आए थे वो इस बार कम से कम 20 से 25 के ऊपर जा सकते हैं, जो कि भाजपा को नाक में दम करने के लिए काफ़ी रहेगा। तो इसीलिए भाजपा ने इस वक्त उम्मीदवारों का चयन करते वक्त बड़ी सावधानता से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो वापस बताता चलो कि भारतीय जनता पार्टी जब है सो अपने इंटरव्यूज ले रही थी उस दौरान लगभग 500 से ज़्यादा सर वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, पूरा रास्ता जाम था। पब्लिक फ़ोन करके ये बोल रही थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है ज़रा देखो और इसकी न्यूज़ बताओ। मतलब भाजपा में क्रेज भी वैसी बनी हुई है लोगों की कि हम लोगों को भाजपा में जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं पार्षदों की और जो नए चेहरे हैं उनका ऐसा लगने लगा है सर कि भाजपा कैसे लड़ेंगे तो हम जीत ही जाएंगे, ये मेंटेलिटीज बन चुकी है। लेकिन क्या सचमुच सर ऐसा है? अभी भाजपा जो है वो इनकमिंग करवा रही है। हाल ही में नितिन लड्डा आए शिवसेना से, हाल ही में महाजन आए, सुनील महाजन अपनी पूर्व महापौर को भी लेकर आए, और भी बहुत सारे लोग। तो क्या आपको लगता है कि इसमें ये असर डालेगा कुछ चुनाव में, नेगेटिव या पॉजिटिव?
प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्याचा पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे हे आपण मान्य करतो. मात्र भाजपा आणि अन्य पक्ष गेल्या काही वर्षात जर आपण बघितलं, म्हणजे 10 वर्ष आपण मागे गेलो, तर भाजपा आणि इतर पक्षामध्ये एक बेसिक आयडिओलॉजीचा फरक होता, जो आता आपल्याला अजिबात दिसत नाही. आणि जिंकणं हा एकमेव उद्देश भाजपासमोर आहे. आणि काही करू, म्हणजे जिंकण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते सगळं करायला त्यांची तयारी आहे. पण आता जे आपण बघतो की मागचे आता शिवसेनेचा एक गट त्यांनी घेतला, ठीक आहे, त्याचा काही प्रमाणामध्ये फायदा होतील. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामध्ये पक्ष ज्या पद्धतीने बघितला जातो तेवढाच उमेदवार पण बघितला जातो. म्हणजे तिवारी सरांनी जसं सांगितलं की जो उमेदवार तुमच्या 5 वर्ष वार्डात येत नाही, वार्डात फिरत नाही, तर असे चेहरे जर दिले गेले परत, तर तुझा पक्ष कोणताही असेल, म्हणजे अगदी तो भाजपाकडनं पण आला, तो लोक त्याला नाकारतील. आणि शेवटी लोकांची जी शक्ती आहे, लोकांचं जे मत आहे, जे मोठे निवडणुका असतात, म्हणजे लोकसभेची असेल, ती आमदारकीची असेल, इथे पक्ष थोड्या प्रमाणामध्ये फक्त पक्षावर निवडणुका होतात. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत, म्हणजे आता आपण काल परवा झालेली नगरपालिका पण जर आपण बघितली, तर वरणगावमध्ये एक अपक्ष माणूस, ज्याला भाजपाने नाकारलं, बाकीच्यांनी पण त्याला उभं केलं नाही, भाजपाचाच तो बंडखोर तो उभा राहिला आणि अतिशय दणदणीत मतांनी तो एकतर्फी तो निवडून आला. जे त्यांनी गृहीत धरलं होतं की बा वरणगाव आपलंच आहे, आपल्या पुढे जात नाही, तर लोक शेवटी हा विचार करतात. सेम विषय जर आपण धरणगावमध्ये बघितला, धरणगाव हा पालकमंत्र्यांचं गाव आहे. ते पालकमंत्र्यांनी खरं तर विधानसभेमध्ये धरणगावमध्ये किती मतं आपल्याला आघाडी मिळाली होती, याच्यातून काहीतरी शिकलं पाहिजे होतं. मात्र आपण आज बघतो की पाळधी, जळगाव, मुंबई अशा पद्धतीने जे चालतं, आणि त्याच्यामुळे मग लोक कुठेतरी लक्षात ठेवतात. आणि लोकांनी बरोबर लक्षात ठेवलं. आणि साधी गृहिणी जी होती पालकमंत्र्याच्या विरोधामध्ये, एक साधी गृहिणी, तिची मागे सोशल मीडियावर पण आपण त्यांच्या भाषणाच्या क्लिप मोठ्या प्रमाणात पाहिल्या आणि आता निवडून आल्यानंतर पण आता खूप व्हायरल होत आहेत. तर गुलाब भाऊ जे आहेत हे मुलुक मैदान तोप आहेत, हजारोंच्या लाखोंच्या सभा गाजवणारे आहेत. म्हणजे शिवसेनेचा जो दसरा मेळावा होतो त्याच्यामध्ये भाषण करण्याची संधी त्यांना मिळालेली आहे. असं असताना सुद्धा एक साधी गृहिणी साथ घालते आणि लोक तिला साथ देतात. तर याचे कारण प्रस्थापितांनी ओळखले पाहिजे. सेम विषय आपण भुसावळचा बघतो. भुसावळला जातीय समीकरणं जरूर त्यात प्रभावी होती, पण दुसरी गोष्ट लोकांना हेही खटकतं की कालपर्यंत संजू भाऊ आपल्यामध्ये बसायचे, काल आपण हात दिला की ते थांबायचे, आपण कार्यक्रमाला बोलवलं की ते यायचे. मात्र मंत्री झाल्यानंतर काही लोकांना असं वाटतं की आपल्याला विनाकारण फार शिंग फुटले का काय, ते अशा पद्धतीने लोक वाकायला जातात. आणि जो आपल्या जिल्ह्यातला एक मितभाषी नेतृत्व म्हणून आपण संजय सावकारांकडे बघायचो, पण मंत्री झाल्यानंतर काय झालं, एक तर मतदारसंघाचा त्यांचा कनेक्ट हा बऱ्याच प्रमाणात कमी झाला. आता त्यांचं खातं कितपत लोकांच्या उपयोगाचं आहे, स्थानिक आहे, हा वेगळा विषय आहे, परंतु लोकसंपर्क हा जो विषय होता त्यांचा, त्याच्यातून तर ते करू शकत होते. विकास कामं हा नंतरचा टप्पा आहे, परंतु लोकांच्या ज्या किमान अपेक्षा आहेत की तुम्ही निदान थांबा, पहा, बोला, संवाद साधा. पण ज्या पद्धतीने मोबाईल पाहायचा आणि समोरच्याला किंमत द्यायची नाही, त्याला गृहीत धरायचं, तर अशा वेळेस लोक पक्ष पण बघत नाही आणि त्यांना जो निर्णय घ्यायचा तो निर्णय ते बरोबर घ्यायचा. महापालिका निवडणुकीमध्ये उमेदवार देताना हा विषय सर्वच पक्षांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने पाहावा लागणार आहे. आणि हे जे नगरपालिकेचे निकाल लागलेले आहेत, या निकालापासून शिकावं लागणार आहे. दुसरा विषय युतीचा जर आपण बघू, आपण बरं नंतर त्यावर बोलणार असू, तर मग बोलू का तो विषय युतीचा. युतीचा विषय जर आपण बघितला तर युती करताना युतीचा जो आपल्या बरोबरीचा पक्ष आहे त्याचा पण जो एक मान असेल किंवा त्याचा पण जो काही तो हे असेल, हे पण बघितलं गेलं पाहिजे. आज भाजपा आपल्या जिल्ह्यामध्ये निश्चित मोठा भाऊ आहे, त्यामध्ये काही विषय नाही, तो निर्विवाद सत्य आहे. परंतु असं असताना सुद्धा जर आपण पाचोऱ्याचं उदाहरण बघितलं, आपण चोपड्याचं उदाहरण बघितलं, तर तिथं काही गरज नव्हती. तुमच्याच युतीतला आमदार तिथे होता आणि अनेक वर्षापासून त्यांच्या ताब्यात तिथली नगरपालिका होती. सेम विषय तुमचा चोपड्याला होता. तर तिथे विनाकारण युतीमध्ये बिघाडी करण्याचं
म्हणजे ही जी महत्वाकांक्षा आहे तर ही पण लोकांना रुचत नाही. म्हणजे कदाचित किशोरप्पा आणि भाजपची युती झाली असती तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक निवडून पण आले नसते. परंतु लोक जे बघतात ना की म्हणजे काय बुवा असं सगळंच तुम्हाला पाहिजे का, मग युती कशाला करता तुम्ही, कशासाठी सगळं असं म्हणजे या पद्धतीने चारी बाजूंनी तुम्ही त्यांना घेरता. तर लोकांना एक सहानुभूती तयार होते. मग सहानुभूती तयार झाली की मग तो पण एक मुद्दा बनून जातो. जलगांव महानगर पालिका में बहुत सारी चीज़ें और भी बदलने वाली है. राजू मामा भोले जो हैं उनके कंधों पर और मंगेश चौहान के कंधों पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ दिया गया है. इस बारे में भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है. बातचीत करेंगे हम राजू मामा भोले को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसके बारे में. विधायक है राजू मामा भोले, तो अभी नगर पालिका महानगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है जलगांव का, उसमें राजू मामा भोले के परिवार के भी 2 लोग चुनाव लड़ने वाले हैं. सर, राजू मामा भोले क्या चमत्कार कर पाएंगे जलगांव महानगर पालिका में अब की बार? आनंद जी, जलगांव शहर का नेतृत्व सुरेश दादा के बाद राजू मामा भोले कर रहे हैं, यही सब में बड़ा चमत्कार है. और वो 3 बार चुन कर आए हैं इस शहर में से, ये चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है. और भाजपा में भी जो इसके पिछली बार जो हुआ महानगर पालिका के पिछली टर्म में जो हुआ कि भाजपा के जो नगर सेवक थे वो पार्टी छोड़कर शिवसेना के साथ चले गए, 27 नगर सेवक. इसके पीछे वहाँ पर के नगर सेवकों की जो नाराज़गी थी वो राजू मामा के साथ, और राजू मामा ने जो अपनी पत्नी को महापौर बनाया था इस संदर्भ में थी. मामा खुद 3 साल से चुन के आ रहे आमदार है, और जब किसी महिला को अगर महापौर पद मिलना है तो अपने साथ जो कार्यकर्ता होता है उसको बड़ा करना चाहिए. लेकिन मामा ने वो गलती की और अपनी पत्नी को ही वहाँ पर बिठा दिया. तो वहीं से ही पार्टी में एक प्रकार से नाराज़गी शुरू हो गई थी. अभी भी मामा का जो प्रचार प्रमुख बनाया गया है, इसमें पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रचार का प्रमुख पहले बनाया गया मंगेश चौहान को. पार्टी में जो पार्टी की जो सिस्टम है उसमें आमदार जो होता है या खासदार जो होता है वो तो ऑलरेडी निवड समिति का सदस्य होता है और वही वहाँ पर का नियंत्रण करता है. बाहर का आदमी इसलिए दिया जाता है कि भाई अगर कुछ प्रॉब्लम होता है और कहाँ पर किसी प्रकार के निर्णय देना है तो तीसरा आदमी वो निर्णय लेगा. तो वो मंगेश चौहान को दिया गया. अब थोड़ा जलगांव जिले के अंदर भाजपा की जो सिस्टम है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं और फिर से वापस मामा तरफ आते हैं कि देखिए जलगांव में बीजेपी का पहले जो वर्चस्व था वो एकनाथ खड़से का था. 10 साल में एकनाथ खड़से को अलग अलग टाइप से बाजू कर दिया गया. अब लगभग खड़से जी का जो राजकारण है वो द्विधा मनस्थिति में है कि फिर से वापस बीजेपी में जाया जाए या फिर से राष्ट्रवादी पवार साहब के साथ रहा जाए, इसमें वो अटके हुए हैं. अब जैसे ही खड़से बाजू हो गए तो गए 10 साल में जलगांव जिले का बीजेपी का राजकारण ये पूर्णतः एक गिरीश महाजन के हाथ में चले गया. अब देखिए अब 10 साल में गिरीश महाजन हर जगह पे, अलोने साहब ने बताया कि कार्यकर्ताओं को देना चाहिए. गिरीश महाजन ने जलगांव जिले में कार्यकर्ता नहीं अपने समर्थकों को एडजस्ट करने की राजनीति शुरू की. हर जगह पे मेरे नज़दीकी जो है उनको मैं किस टाइप से यहाँ पर ले सकता हूँ, ऐसा राजकारण उन्होंने शुरू किया. बाद में क्या हुआ कि जलगांव जिले का जो पालक मंत्री पद था वो गुलाबराव पाटिल की तरफ चले गया. फिर जलगांव जिले में कुछ करने के लिए उनके लिए पालक मंत्री बोलकर कुछ रहा नहीं. इन्होंने बताया कि गुलाबराव पाटिल आते हैं बॉम्बे से जलगांव आते हैं, जलगांव से पालधी चले जाते हैं. कम से कम वो दिखते तो भी है, उनकी गाड़ी दिखती है जलगांव वालों को कि सायरन बजाते जा रही है तो गुलाबराव पाटिल आए. लेकिन अब महाजन का क्या हो गया कि महाजन निकलते हैं और बॉम्बे से और नासिक में रुक जाते हैं, नासिक का कुंभ मेला का काम कर रहे हैं और उनको जलगांव में आने की ज़रूरत गिरती नहीं. अब अगर जलगांव आना है तो वो वहाँ से निकलते हैं नासिक से सीधा जामनेर चले जाते हैं. तो
तो जलगांव में महाजन आए हैं, अगर इसका कोई सिंबल है तो उनका जो प्राइवेट ऑफिस है जिसे वो बीजेपी का ऑफिस करते हैं वो एक्चुअली उनका प्राइवेट ऑफिस है। अभी फिलहाल वहाँ पर बीजेपी का कार्यालय उन्होंने बनाया है। वहाँ पर थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं की गर्दी अगर दिखाई दी तो लोग समझ जाते हैं कि महाजन जलगांव में है। जबकि महाजन के पास अगर कोई हम जलगांव का विषय लेके जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं कर सकूंगा ये, आप ऐसा करो, आप पालक मंत्री से बात करो, आप मामा से बात करो, ऐसा करके वो निकल जाते हैं। क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अब नासिक के सिंहस्थ मेला में है और ऐसा सुना है कि वहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए के काम होने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं फिर मामा की तरफ। अब जब गिरीश महाजन ने जलगांव जिले में से के भाजपा में से अपना ध्यान निकाल लिया, हटा दिया, तो फिर पार्टी ने क्या किया कि पार्टी ने मंगेश चौहान को यहाँ का प्रभारी कर दिया जलगांव महानगर पालिका के लिए। फिर मामा को जब ये समझा तो मामा ने थोड़ा बहुत पार्टी में नाराजी व्यक्त की। तो फिर पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आमदार है शहर का और उसको भी निवडणूक प्रमुख का पत्र पार्टी को देना पड़ रहा है। इसके पीछे की बात ये है कि जो पत्र पहले मंगेश चौहान को आया उसके बाद मामा के लिए भी पत्र निकालना पड़ा। अब बात ऐसी है कि जलगांव शहर में अगर भाजपा को लड़ना है तो भाजपा ने अच्छे तरीके से चेहरे देना चाहिए जो काम करने वाले हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर राधेश्याम चौधरी जैसा एक कार्यकर्ता है जो लोकसभा के चुनाव में दोनों मतदार संघ में उसने बहुत अच्छा काम किया। बाद में विधानसभा निवडणूक के अंदर 11 के 11 मतदार संघ का कोऑर्डिनेशन उसके तरफ था। अभी परसों कल जो नगर पालिका के और नगर पंचायत के रिजल्ट सामने आए उसमें भी उसने जहां पर किसी प्रकार का भाजपा के लिए कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं था वहां पर भी उसने काम किया। भाजपा के नगर सेवक चुन के आए। अब राधेश्याम चौधरी को कांग्रेस में से लाया गया। अब 10 साल हो गए, 10 साल में वो पार्टी के साथ जुड़ गया। अब जलगांव फर्स्ट नाम का अभियान वो चलाता था, समांतर रास्ते कृति समिति का अभियान वो चलाता था। बाद में किसी भी प्रकार का कोई सिग्नेचर करना है या दारूबंदी दुकान के खिलाफ आंदोलन है उसमें वो रहता था। अब इस आदमी को उन्होंने सिटी में लिया। राधेश्याम चौधरी ये सिटी का मटेरियल है। अब इसके जैसा जो चेहरा है उसको अगर पार्टी नगर सेवक के लिए टिकट नहीं देती होंगी या उसको आग्रह नहीं करती होंगी तो आप सोचिए कि आमदार राजू मामा बुढ़े का खुद का उम्मीदवार चयन करने का तरीका क्या है। इस टाइप के बहुत नगर सेवक है। अभी आपने पूछा कि नितिन लड्ढा, नितिन बर्डे, सुनील महाजन, ये लोग शिवसेना से बीजेपी में आए। एक्चुअली ये लोगों का जो एजेंडा है अगर वो हम लोग उनके प्रभाग में जाकर देखें तो ये काम करने वाले लोग हैं। नितिन लड्ढा काम करने वाला आदमी है, सुनील बंगाड़े काम करने वाला आदमी है, नितिन बर्डे काम करने वाला आदमी है। अब ये बीजेपी में आए हैं, सुनील महाजन। तो ये जब बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी के लिए ये लोग फेवर के हैं, इनको उम्मीदवारी तो देना ही पड़ेगी। किंतु अगर मामा जो मैंने बताया कि जैसे गिरीश महाजन को लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे समर्थक यहाँ डाल दूँ, वैसे अब राजू मामा को अगर लगता होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मेरे इस समर्थन के इसमें डाल दूँ, उम्मीदवारों में डाल दूँ, तो बीजेपी का जलगांव का चेहरा है वो बिगड़ते टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ के लोगों ने अब तय कर लिया है। भाजपा की जो यादी की चर्चा हो रही है उसमें एक नाम ऐसा है, एक नगर सेवक ऐसा है कि उसका एक वीडियो फिर रहा है बाहर, वो रास्ते पर खड़े होकर कह रहा है कि मेरे कमीशन का क्या हुआ। दूसरा एक उम्मीदवार है वो किसी अलग वार्ड में रहता है लेकिन उसको अलग वार्ड दे दिया। क्यों? तो उसके चाचा मामा कोई तो भी ज्येष्ठ विधिज्ञ है और वो उनका रिश्तेदार है करके इसको इधर से उधर दे दो। कुछ लोगों के नाम ऐसे है कि वो रेती में उसमें ठेकेदार है और मामा के पास बैठते हैं, चलो इनको दे दो। अब उम्मीदवारों का चयन करते वक्त सही तो शहराध्यक्ष जो है पार्टी का वो और आमदार, ये दोनों ने मिलके जितने अच्छे लोग चुनते आएंगे। एक्चुअली इस चुनाव के पहले आमदार ने क्या करना चाहिए था, जलगांव शहर में के डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील,
व्यावसायिक इन लोगों में से कुछ अच्छे लोगों को खुद आमंत्रित करना चाहिए था कि बाबा आप ये इस वक्त हमारा वर्चस्व है, हम आपको चुन के ला सकते हैं। हालांकि भाजपा किस टाइप से मतदान मिलाता है जलगांव में, इसकी कहानियां पूरे वार्ड में चलती है। उसके रेट भी तय हो रहे हैं। कोई बोल रहा है कि इस साल 5,000 तक जाएगा, कोई बोलता 7,000 तक जाएगा। हम लोगों ने भी कुछ मिलकर तय किया है। हमारा जो कोटे नगर के पास हमारा प्रभाग क्रमांक 9 है, वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है और हमारा वहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक का मंडल है। हम लोगों ने यह तय किया है वहाँ पर कि 75 लोग जो है वो तो कोई जन सेवा के लिए वहाँ पे आते नहीं, वो अपना खर्चा करते हैं। कुछ तो भी 20-25 लाख पार्टी से 20-25 लाख लेते हैं, 50 लाख रुपए खर्चा करके चुन के आते हैं, और फिर 5 साल अपने 50 लाख किस टाइप से वसूल होंगे, इसके लिए वो कमीशन या अलग अलग कामों में लटके रहते हैं। अब हमने तय ये किया है कि जब अगर समझो इनको हमको वोटिंग करना है, तो इनको वोटिंग करना है तो कानूनन अपराध है कि भाई वोट के लिए पैसा लेना अपराध है, लेकिन वोट के लिए बख्शिश लेना ये व्याख्या अभी तय नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि आने वाले इस चुनाव में हम उम्मीदवारों को कहने वाले हैं कि यार हमारे घर में 4 वोट है और 4 वोट को एक वोटर को 4 वोट देना है, तो यानी 2 लोगों के मिलकर 16 वोट होते हैं। 16 का अगर एक वोट का वोट हम 5,000 रुपये करते तो 16 पंचे 1 लाख रुपए अगर होते हैं। तो अब हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि 16 मतदान के अंदर तुम ध्यान नहीं देंगे, चुन के आने के बाद वार्ड में तुम बोलेंगे नहीं मैं पैसे देकर चुन के आया हूँ, तो हम अब उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप 2 वोटर के लिए, यानी जो 4 वोट देगा तो 8 वोट के 8 पंची 40 होते हैं, तो 40,000 रुपये। 40,000 में एक एलईडी और एक फ्रिज बैठता है आराम से। तो जो 4 लोग मिलके 2 वोटर को एलईडी और फ्रिज देंगे वो मतदान करेंगे। जिसके पास 4 से ज़्यादा है तो उसके पैकेज में आप वॉशिंग मशीन जोड़ लो। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे हम उसको बोलेंगे भाई आप वोट तो हम देते हैं, लेकिन हमारा ये गिफ्ट का पार्सल आप कब दे रहे हो। अब इसमें एक थोड़ी सी आनंद भाई लक्ष्यवेधी बात ये है कि हम एलईडी क्यों मांग रहे हैं। जब विधायक काम नहीं करेगा, नगर सेवक काम नहीं करेगा, तो हम घर पे बैठ के टीवी देखेंगे। फिर रास्ते खराब हो गए और समझो विधायक काम नहीं कर रहा है, लाइट नहीं लगा रहा है, सफाई नहीं कर रहा है, तो हम टीवी में से ठंडा पानी निकालेंगे और खुद के सर पे डाल लेंगे। और समझो इतना करने के बाद हमारा जो प्रभाग है वो पूरा गंदा हो गया, रास्ते चल रहे हैं, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़े धो लेंगे। तो जलगांव का एक नया जो पैटर्न है, हम इस पैटर्न को सभी लोगों के वोटर्स के सामने लाना चाहते हैं। मेरी आपको विनती है, आप कृपया इस भाग को एडिट ना करें। बिल्कुल नहीं, ये लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुंचा सकते हैं उसे आप जरूर पहुंचाएं। दिलीप तिवारी सर थे और ये बता रहे थे कि नया फंडा क्या आ सकता है और क्या आना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। अलोने सर से ये बातचीत करेंगे हम कि अभी जो इनकमिंग हुई है भाजपा में, बाहर से क्या बोलेंगे, शिवसेना से जो पूर्व पार्षदों को एंट्री दिलाई गई है, उससे उनके बीजेपी के जो इच्छुक थे उसमें नाराजगी कितनी हुई है और क्या वो नाराजगी असर करेगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जळगाव। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का इंडिया अब तक समाचार में। अलोने सर, अभी जो इनकमिंग्स हुई है इसमें बीजेपी के जो लोग पहले से सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, कार्यकर्ता, उनको धक्का पहुंच सकता है और इस वजह से नाराजगी भी दिखाई दे रही है। तो क्या उनकी नाराजगी असर डालेगी? जरूर डालेगी, कारण आपण बघतो की जे माजी नगरसेवक भाजपाचे होते, अनेक वर्षापासून नगरसेवक म्हणून ते त्यांच्या घरातले कोणी असतील ते काम करत होते, आणि अचानक दुसऱ्या पक्षाचा नगरसेवक आता यांच्या पक्षात भाजपमध्ये आला। तो आला तो तर काही फक्त समाजसेवा करण्यासाठी आलेला नाही, त्याला 100% तुम्हाला तिकीट द्यायचंच आहे, ती कमिटमेंट झाली आहे म्हणूनच त्याने तुमच्या पक्षात प्रवेश केलेला आहे। म्हणजे आता आपण जे बघतो की आता शिवसेनेचा जो एक गट गेला, ज्या 2-3 नावांना राजू मामांचा विरोध होता, ते नावं जर सोडले तर बाकी सगळ्यांना भाजपने प्रवेश दिला।
तर त्यांना प्रवेश दिला म्हणजे त्यांचे तिकीट तर त्यांच्या वार्डात 100% फिक्स आहेत. म्हणजे जर आपण बघितलं तर बाकीचे जे नगरसेवक आहेत, जे निष्ठावान भाजपची इतक्या वर्षापासून काम करतायत, त्यांच्या तिकिटाबाबत अद्याप द्विधामान स्थिती आहे. तिथे तुम्ही मुलाखती घेताय, तिथे तुम्ही सगळं जे काय भूमिका वठवावी लागते ती वठवत आहेत. आणि काल परवा तुमच्या पक्षात दुसऱ्या पक्षाकडनं आले जे कालपर्यंत तुमचे विरोधक होते, त्यांचे तिकीट मात्र तुम्ही इनडायरेक्टली फिक्स करून ठेवलेले आहेत. तर बाकीचा तुमचा जो कार्यकर्त्याचा बेस आहे, केडर आपण म्हणतो, त्याच्यावर निश्चितपणे याचा निगेटिव्ह प्रभावच पडतो. आणि बाकीचे जे आता हे नवीन मंडळी आल्यानंतर त्या प्रभागातले जे इच्छुक असतील किंवा तिथं वारंवार भाजपासाठी प्रयत्न करणारे जे असतील, त्यांना आता यांच्यासाठी मतं मागायचीत का? म्हणजे आपण उदाहरणादाखल जर घेतलं की नितीन लड्डांचं वार्ड आहे. आता इतके वर्ष नितीन भाऊ त्या वार्डातून निवडून येत होते, तिथे भाजपचे कार्यकर्ते पदाधिकारी असतीलच ना. मग इतके वर्ष ते लड्डांच्या विरोधात तिथे होते. मग आता लड्डा आपल्या पक्षात आले म्हणून मग आता त्यांनी त्यांचं सगळं मागचं सगळं विसरून आता लड्डा की जय हो असं म्हणायचं आहे का? तर एकंदर कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर पण याचा परिणाम होतो आणि मतदार पण याचा बारकाईने विचार करतो. त्याच्यामुळे नाही म्हटलं तरी हा जो इन्कमिंग आहे याचा परिणाम मतदारांवर होईल किंवा होईल, परंतु भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवरच होतो. मग तो एक मोठं आव्हान असेल की नवीन आलेले मंडळी आणि जुनी मंडळी जी आपली आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला समन्वय कशा पद्धतीने राखता येतो. तुमच्यामध्ये मग ती हिंमत आहे का की बा तुमच्या पक्षात आला किंवा त्याला तुम्ही सांगाल का आता की तुम्ही आता आलेले आहेत, आता तुम्ही 5 वर्ष पदाधिकारी म्हणावा किंवा 5 वर्ष तुम्ही आमचे कार्यकर्ते व्हा, आमचा पक्ष तुम्ही समजून घ्या, त्याच्यानंतर पुढच्या 5 वर्षांनी आम्ही तुम्हाला तिकीट देऊ. मग ते 5 वर्ष ते ऐकणार आहेत का यांचं, किंवा यांच्यामध्ये भाजपमध्ये ती हिंमत आहे का? कारण ते येणार होते, हे घेणार होते आणि सर्व ठरलेलं आहे की त्यांना तिकीट तुम्ही देणार आहात. त्यामुळे निष्ठावान जे आहेत या निष्ठावानांना काय किंमत आहे. भाजपा, मी मगाशी जे बोललो होतो की भाजपा हा पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून पाहिला जाणारा पक्ष होता. तिथे सत्ता हा वेगळा विषय आहे, तिथे केडर कार्यकर्ता पक्ष हा विषय महत्त्वाचा होता. तर आता काय झालेलं आहे, आता निवडून येणारा मग तो कोणी पण असेल, ती सीट आपल्याला जिंकायची आहे आणि जिंकण्यासाठी जे जे करावं लागेल ते करण्याची भाजपाच्या नेतृत्वाची फार जळगावपासून म्हणजे तालुका स्तरावरपासून तर दिल्लीपर्यंतची ती तयारी आहे. ये थे अलोने सर हमारे साथ. दिलीप तिवारी सर, अभी जो प्रभाग में चेंजेज हुए हैं, कुछ प्रभाग इधर किधर जोड़ दिए, उधर किधर जोड़ दिए हैं, लोगों को ये नहीं पता चल रहा है मैं किस वार्ड में हूँ, ये इसका भी नुकसान होगा क्या इस चुनाव में? आनंद भाई, ये सवाल तो बहुत अच्छा है. जो मत प्रभाग रचना और मतदार यादी में नामों की गड़बड़ी, ये तो बहुत बड़ा विषय है कि जिसके बारे में निवडणूक की यंत्रणा है उसने इसके ऊपर काम करना चाहिए. अब प्रभाग रचना जो जलगांव की गई, वो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लिए गए थे उसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्शन जो था वो कैलाश सोनवणे ने जो लिया था उसके बारे में पॉजिटिवली विचार किया गया और प्रभाग रचना जो निवडणूक यंत्रणा ने बनाई थी उसको जैसे कि तैसे रखा गया. अब मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा के उस चुनाव के वक्त वोटर्स को टपाल द्वारा स्मार्ट कार्ड भेजे गए जो कि कलरफुल थे, बहुत अच्छे थे वो स्मार्ट कार्ड. लेकिन वो स्मार्ट कार्ड मतदारों के पास पहुँचे ही नहीं. आज भी अगर आप तहसील ऑफिस में चले जाए या किसी निवडणूक यंत्रणा के पास चले जाए तो आपको दिखाई देगा कि वो जो स्मार्ट वोटर कार्ड है उसके पाकिट, पोस्टल के पाकिट उनके पास जैसे के तैसे पड़े, उस पर धूल बैठी है. अब हुआ क्या कि 2019 के चुनाव में मेरे मिसेस के बारे में क्या हुआ कि हमने किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन किया नहीं था, लेकिन स्मार्ट कार्ड की जब हमने कलेक्टर को फ़ोन करके बोला, उस वक्त आयुष प्रसाद जी थे, वो बड़े कामों में अति जलद थे. तो जब मैंने उनसे बात की कि मेरे मिसेस का कलर वोटर कार्ड, स्मार्ट वोटर कार्ड मिला नहीं है, तो झट से उन्होंने झट से स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए कहाँ से फॉर्म भराया, किधर से क्या किया, और मेरे मिसेस का फिर से नया वोटर नंबर तैयार हो गया. अब जब इस साल में देख रहा हूँ तो मतदान की यादी में
मेरे मिसेस के नाम 2 जगह पर है। अब मैं परेशान हो गया कि सरोज तिवारी नाम की तो एक ही औरत है, फिर ये दूसरा कैसे बन गया यहाँ पर। तो देखा तो वो मेरे मिसेस का ही है। अब ये कैंसिल कराने के लिए अब मुझे चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा मानते हैं ना, एक्चुअली वो वोट चोरी का नहीं है, वो मतदार यादी के अंदर धांधली का और गड़बड़ी का मुद्दा है कि जो वोटर्स लिस्ट को अच्छे तरीके से देखना चाहिए और उसका जो मतदार जो है, यानी जो लोग गुजर जाते हैं उनके नाम निकलना चाहिए, जो स्थानांतरित हो जाते हैं उनके नाम अच्छे से ऐड होना चाहिए, जिनके नामों में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव है वो होना चाहिए। अब जलगांव में क्या हो रहा है कि मतदान के यादियों के बारे में भी बहुत तकरारी है लोगों के, लोग बहुत उसके बारे में बोल रहे हैं, किंतु अब कल से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं, तो अब उस पर की सुनवाई या उसकी दुरुस्ती, ये सारी बातें जो है वो प्रशासन के पास रहेगी। हाँ, एक मैं मुद्दा आपको बता दूँ, आप भी टेक्निकली काम करते हो, ये जो धांधली हुई है ना, ये वोटर लिस्ट बनाने वाले जो ठेकेदार होते हैं वो लोगों ने बड़े दुर्लभता से इसका काम किया है, मतदार यादी पर वो लापरवाही से काम किया है। वो क्या करते हैं कि जब वोटर का फॉर्म अपने पास आता है तो उनको उसका एड्रेस वहाँ पर टाइप करना है। अब जब वोटर का एड्रेस टाइप किया जाता है तो उसके कर्सर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, वो 30 के होते हैं, 40 के होते हैं। अब किसी के जो एड्रेस है वो ज़्यादा कर्सर के होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको ऑपरेट नहीं करते। और बहुत से एड्रेस में के बारे में वो क्या करते हैं कि कट पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे मेरा भाग जो है वो अन्ना साहब नगर का है, उसके ऊपर उन्होंने कुशीनगर पेस्ट कर दिया है। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ 10 साल में कि कुशीनगर कहाँ पर है। तो ये धांधली जो है नगर पालिका के चुनाव में वो कायम है। तो किंतु एक बात अच्छी है कि जो चुनाव में खड़े होते हैं वो वोटर्स को ढूंढ लेते हैं और वोटर तक उसका चिट्ठी पहुंच जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव भी एक अच्छे तरीके से होगा। कुआं प्यासे के पास आ जाता है। हाँ, पैसा कुएं के पास आता है या कुएं पैसे के पास आ जाता है, दोनों सही है। थैंक यू सर। चलते हैं अभी हम लोग इस प्रोग्राम के अंतिम छोर की ओर और इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। लेकिन सर, ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मुझे पूछनी है कि दिलीप तिवारी सर ने जो टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बात कही है, ये आइडिया कैसा था और आप इससे कितना मतलब पॉजिटिव देखते हैं? आनंद जी, ये तिवारी साहब जो है ना बहुत मुश्किल है। मैं खुलेआम तो उनके आइडिया को इनकरेज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसका पीछे का जो उनका दर्द है वो समझना चाहिए। यानी पॉलिटिशियन और वोटर दोनों के आइडियोलॉजी में बहुत गड़बड़ हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसको अपने को दुरुस्त करना है और वो दुरुस्ती के लिए आइडिया दे रहे हैं। हाँ, अभी जो चुनाव खत्म हुए ना, तो अपने 18 सीट अपनी थी। पूरी जगह पे तुम कौन सी भी नगर पालिका ले लो, 2500 से 5000 तक एक इसका रेट था। और वो भी इतने सिस्टमेटिक लोगों ने ये किया कि अब 2500 बांटने हैं ना अपने को, तो ये 2000 जो है वो नगराध्यक्ष के है, उसका अलग आदमी, और ये 2 नगर सेवक चुनने ना, उसके 250, 500 भी है, वो पैकेट एक, जो उनका भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। अगर नगर सेवक पार्षद को उन्होंने दे दिया और बोला कि ये तुम बांट दो, तो अगर मेरे को 2500 का मिल जाएगा पैकेट, तो मेरे को क्या लगेगा कि ये पूरा नगर सेवक ने 2500 मेरे को दिया है। तो उन्होंने उसका भी थोड़ा सा गणित बैठा है कि ये इसमें ये अलग है और ये अलग है, तो तुमको समझ के वो वोटिंग करना है। और आपण ज्याला म्हणतो ना, ही एक कीड आहे आपल्या याच्यामध्ये, आणि ही कीड का तयार होते म्हणजे मराठीमध्ये ती म्हण एक, म्हणजे अगोदर अंड का अगोदर कोंबडी काय अगोदर असं, तर तसाच प्रश्न म्हणजे राजकारणी बिघडले म्हणून मतदार बिघडले का मतदार बिघडले म्हणून राजकारणाला बिघडवं लागलं. तर याच्यात खूप म्हणजे चर्चा केली पाहिजे, पुढे गेलं पाहिजे. हे तिवारी साहेबांचं मी सोशल मीडियावर पण अनेकदा वाचलं. त्याच्या मागची त्यांची जी तळमळ आहे की लोक गृहीत धरतात ना तुम्हाला. एकदा तुम्हाला 2000-5000 रुपये दिले
की 5 वर्ष ते निर्धार झाले ना. म्हणजे आपल्या पर डे जर आपण त्याचा मोजला तिवारी साहेब तर 40,000 जरी तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे घेतले आपण तरी ते काय येणार आहे त्याच्यात? कुछ भी नहीं. 365 गुणिले 5 भागिले 40,000 करा तुम्ही, काहीच रक्कम येत नाही. पण एकदा आपण ते घेतले की 5 वर्ष त्याला आपल्याला नैतिकता राहत नाही आणि त्याला पण तो एकदम छातीटोक म्हणतो की तुला पैसे देऊन मी निवडून आलेलो आहे. तर याच्यामध्ये समाजातले जे काही चांगली माणसं आहेत, तिवारी साहेबांनी हा प्रश्न खूप चांगल्या पद्धतीने उचललेला आहे. त्यांच्यासारख्या लोकांना, काही अधिकारी, काही निवृत्त अधिकारी, काही पॉलिटिशियन यांना हे एक स्वच्छता अभियान म्हणून याकडे पाहिलं पाहिजे असं मला वाटतं. थैंक यू सर. ये थे हेमंत अलोने साहब और दिलीप तिवारी साहब, दोनों भी वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता जगत में अपना नाम रखते हैं. इन्होंने कहा है और ये गलत नहीं कहा है, कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई है कि जब नागरिक समस्याओं के लिए जाते हैं नगर सेवक के पास, पार्षद के पास, तो ये तक कह देते वो लोग कि तुम बोल नहीं सकते हो, हमने तुमको पैसे दिए हैं, हम तुमको पैसे देकर चुन कर आए हैं, तो तुम्हें ये बोलने का कोई अधिकार नहीं. और अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो ये सर सच भी है. अगर हम पैसे लेकर किसी को चुन कर लाते हैं तो हमने अपना जमीर बेच दिया है. हमने हमारे 5 साल बेचे हैं, तो हम हमारे जब 5 साल बेच दिए हैं तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, रोने की भी जरूरत नहीं. तो 5 साल अगर बेचना है तो अपनी कीमत को कम से कम खुद तो देखिए कि 5 साल में हम क्या कर रहे हैं. तिवारी सर ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, सही कहा है. इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है. हम किसी भी तरीके से किसी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिस्टम बदले, लोग बदले, क्योंकि जब ये बदलेगा तभी हमारा जो भविष्य है वो बदलने की कगार पर जाएगा. दूसरी बात रही भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी जब ये कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो अब ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है. ऐसे आरोप भी लगातार लगते रहे हैं. तो भाजपा को कहीं ना कहीं नैतिकता देखनी चाहिए, परखनी चाहिए और भाजपा के पदाधिकारियों को व्यवस्थित काम करना चाहिए जो जनता के लिए. आनंद, जी. एक गोष्ट जी होती सर, आहे. जी. ही गोष्ट लोकांकडनं काय येते की बा पैसे घेतले पाहिजे बा मतांसाठी. जी. आपण एक 20 वर्ष मागे गेलो तर एक ठराविक एरियामध्ये पैसा हा विषय चालायचा. आता जेवढा माणूस सुशिक्षित, जेवढा पॉश, त्याचा तेवढा रेट जास्त. ही आपल्या समाजाची आयरनी आहे. कारण आपण बघतो ना की नगरसेवक निवडून यायचा, कोणी भाजीवाला असतो, कोणी काय असतो, काय जे काय असेल, 5 वर्षात असं त्याला म्हणजे काय मानधन असतं त्या नगरपालिकेमध्ये किंवा काय होतं बा असं की त्याची डायरेक्ट 5 वर्षात बंगला तयार होऊन जातो. सायकल से स्कॉर्पियो पे जाते. हा, तुम्हाला हे लोक हे बघतात ना की म्हणजे काय झालं याच्यात काही नव्हतं. हा 5 वर्षात जेव्हा मतदान मागायला आलं आपल्या वार्डामध्ये आपल्याकडे, तेव्हा हा कसा होता, आता 5 वर्षात याच्यात काय झालं, तर ते जे करतात ना ते लोक बघतात आणि याच्यातून मग करतात किंवा मग आम्ही फक्त मग आम्ही फुकटात राबायचं का. थैंक यू सर. ये खबर जो है, ये जो भी चर्चाएं थी, इसको बहुत गहनता के साथ समझिए, सोचिए और निर्णय लीजिए. क्या आप अपने 5 साल को बेचना चाहते हैं? अगर बेचना चाहते हैं तो उसकी कीमत भी आप तय कीजिए. जय. इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच.